कि डॉक्टर साहब जो स्क्रू और पेच लगाने वाले हैं या रॉड्स आप लगाने वाले हैं या केज आप लगाने वाले हैं या आर्टिफिशियल डिस्क जो आप लगाने वाले हैं, ये कितनी सेफ है मेरे लिए? क्या मैं स्क्रू पेच अवॉइड कर सकता हूँ? क्या स्क्रू पेच लगना जरूरी ही है? तो क्या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें स्क्रू पेच बचाए जा सकते हैं या हर पेशेंट में स्क्रू पेच लगाना जरूरी है? किन कंडीशंस में मस्ट है, किस कंडीशंस में बचाए जा सकते हैं, इस पे विस्तृत चर्चा आज करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा और ये एक कॉमन क्वेश्चन है मेरे पेशेंट्स का और इन जनरली भी ये सवाल इंटरनेट पे डिजिटली हम लोगों से बहुत पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब जो स्क्रू और पेच लगाने वाले हैं या रॉड्स आप लगाने वाले हैं या केज आप लगाने वाले हैं या आर्टिफिशियल डिस्क जो आप लगाने वाले हैं, ये कितनी सेफ है मेरे लिए और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो क्या स्क्रू पेच लगाना सेफ है और इसकी क्या ज़रूरत है, इस पे अगर चर्चा की जाए तो लाइट डाली जा सकती है कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्यों मेरे डॉक्टर साहब मेरे को स्क्रू पेच बता रहे हैं, क्या मैं स्क्रू पेच अवॉइड कर सकता हूँ, क्या स्क्रू पेच लगना ज़रूरी ही है। आपने मेरे काफ़ी पेशेंट्स के वीडियो देखे होंगे जिसमें कई सारे पेशेंट्स को हम लोग कुछ सर्जरीज ऐसी कर पाते हैं जिसमें स्क्रू लगाना ही ज़रूरी होता है, लगाना ही पड़ता है। और कई सारे पेशेंट्स के मेरे आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें स्क्रू पेच बताए गए थे कहीं और हम लोगों ने बिना स्क्रू पेच के भी इलाज कर पाए। तो क्या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें स्क्रू पेच बचाए जा सकते हैं या हर पेशेंट में स्क्रू पेच लगाना ज़रूरी है? किन कंडीशंस में मस्ट है, किस कंडीशंस में बचाए जा सकते हैं, इस पे विस्तृत चर्चा आज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, स्क्रू पेच की जरूरत क्या? स्क्रू पेच की मोटी मोटी दो जरूरत हैं। एक, इंस्टेबिलिटी, मतलब रीढ़ की हड्डी की जो स्टेबिलिटी है, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो रीढ़ की हड्डी रखी हुई है वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रही हैं। और ऐसा स्पेशली तब हो रहा है जब आप आगे झुक रहे हैं या पीछे मुड़ रहे हैं। इसके लिए एक बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं जिसको हम कहते हैं डायनामिक एक्सरे। कभी कभी डायनामिक सीटी भी कराते हैं, बट ज्यादातर डायनामिक एक्सरे कराते हैं, जिससे पता चलता है कि जब पेशेंट आगे झुका या जब पेशेंट पीछे गया तो जो स्पाइन की स्टेबिलिटी है कहीं वो खराब तो नहीं हो रही। यदि वो खराब हो रही है इसका मतलब है कि स्पाइन अनस्टेबल हो रही है। और ऐसे केसेस में जिसमें स्टेबिलिटी एक लेवल से ज्यादा है, हम लोग स्क्रूज के बारे में सोचते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव जो स्क्रू लगाने का मेनली होता है वो होता है कि किसी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो, उसको थोड़ा सीधा करना हो। वो जनरली स्कोलियोसिस और इस तरह के काइफोसिस चीजें होती हैं। तो देखिए, अब इनमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं किस कारण से पेशेंट को इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब रीढ़ की हड्डी का एक के ऊपर एक स्टेबल ना होना। सबसे पहला कारण होता है स्लिप, जिसको कि हमारी लैंग्वेज में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी एक के ऊपर नहीं है और वो आगे सरक गई, मतलब ऐसे जो अगर रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी ऐसे करके आगे सरक गई। तो अगर ऐसे हो जाएगी तो पेशेंट की जो स्लिप है वो हो जाएगी और वो स्लिप जनरली हमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन पे दिखाई देता है एक्सरे करवा के। अब जो स्लिप है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डिजेनरेटिव स्लिप, जिसमें कि जॉइंट्स का या तो अलाइनमेंट ही ठीक नहीं है या फिर जॉइंट्स धीरे धीरे खराब होने लगे। दूसरा कारण होता है पार्स इनसफिशिएंसी या पार्स में चोट लगने की वजह से उसमें क्रैक आ जाना। पार्स एक हड्डी होती है जो स्लिप ना होने के लिए बनाई जाती है, पर अगर पार्स कभी टूट जाए, पार्स पूरी तरह बने ना, या पार्स में कोई इंजरी हो जाए किसी भी कारणवश, तो फिर स्लिप हो जाता है। तो यदि पार्स में कोई इंजरी है तो फिर भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं जिनसे इंस्टेबिलिटी मरीज में आ सकती है, जैसे कि पस रीढ़ की हड्डी में पड़ जाए,
बस कभी कभी टीबी की वजह से या किसी और इन्फेक्शन की वजह से पड़ सकता है, जिससे हड्डी गलने लगती है। अब अगर एक हड्डी ज्यादा गल जाएगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लॉक्स हैं वो परफेक्ट साइज के बनाए हैं ऊपर वाले ने, जो कि एक के ऊपर एक ऊपर बैठते हैं। बट अगर एक हड्डी छोटी पड़ जाएगी या गल जाएगी तो जो रीढ़ की हड्डी का है अलाइनमेंट वो फेल होने लगेगा। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है किसी को, कोई पेशेंट को कोई ट्यूमर हो जाए, जैसे कि कोई कैंसर जैसी चीज, जो कि हो सकता है प्राइमरीली स्पाइन में हो या स्पाइन में बाद में फैल गया हो, तो ट्यूमर की वजह से ऐसा हो सकता है। एक और कारण जो कुछ पेशेंट्स में हो सकता है वो है ट्रॉमा। अगर आपको चोट लगी तो हड्डी में कोई मेजर फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से स्पाइन अनस्टेबल हो गई है, पीएलसी कॉम्प्लेक्स इंजर हो गया है, और उस केसेस में भी सर्जरी में इम्प्लांट लगाने पड़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको फ्रैक्चर हो गया तो हमेशा इम्प्लांट की जरूरत पड़ेगी। कई फ्रैक्चर्स जो कि स्टेबल फ्रैक्चर की कैटेगरी में आते हैं, उनको बड़ा शांति से बिना इम्प्लांट के ट्रीट किया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी एक इंडिकेशन होता था या फिर एक जरूरत होती थी, जिसे कहते हैं कि सर्जरी के दौरान यदि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है तो आप जब बहुत ज्यादा साइडों में जाके क्लियरेंस करते हो तो उसमें साइड क्लियरेंस करने के चक्कर में भी आप पार्ट्स को इंजर कर सकते हो या फिर आप अपने जो जॉइंट कॉम्प्लेक्स है उसको खराब कर सकते हो। तो उस केस में भी इम्प्लांट लगाया जाता था पहले। आजकल भी कई सेंटर्स में जब वाइड डिकम्प्रेशन किया जाता है, स्पेशली ओपन सर्जरी और माइक्रो सर्जरी में, तो इम्प्लांट्स कई डॉक्टर लगाना प्रेफर करते हैं। हालांकि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और सारे डॉक्टर्स अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं, पर मेरा ओपिनियन ये है कि अब एंडोस्कोपी आने के बाद ये जरूरत नहीं पड़ती कि आपको अगर डिटेल डिकम्प्रेशन करना है या आपको साइडों में डिकम्प्रेशन करना है, वाइड डिकम्प्रेशन करना है, तो आपको किसी इम्प्लांट की जरूरत है। क्योंकि आजकल एंडोस्कोपी की मदद से आप बहुत बढ़िया डिकम्प्रेशन कर सकते हो बिना हड्डी काटे या मिनिमम हड्डी को छेड़े हुए। तो फिर आप सर्जरी की वजह से इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करोगे, जैसे कि आइट्रोजेनिक इंस्टेबिलिटी कहते हैं, या आपने बहुत सारी डिकम्प्रेशन किया इसलिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत छोटे से छेद से एंडोस्कोप को मूव करके अंदर स्पाइनल कैनाल में आप आराम से सर्जरी कर सकते हो। तो बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि एंडोस्कोप के आने के बाद सर्जरी की वजह से हुई इंस्टेबिलिटी के लिए आपको स्क्रू पेच की जरूरत पड़ती है। तो ये अब मतलब हालांकि ऐसा, क्योंकि जहां पर एंडोस्कोपी नहीं होती वहां पर ऐसा किया जाता है, बट जनरली वाइड डिकम्प्रेशन के लिए अब हम लोग स्क्रू पेच नहीं लगाते, क्योंकि एंडोस्कोप से बहुत अच्छा डिकम्प्रेशन किया जा सकता है। अगली बात होती है कि डॉक्टर साहब कितना सेफ है ये इम्प्लांट। देखिए ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी इम्प्लांट है, क्योंकि जो जिस चीज का इम्प्लांट बनता है ये टाइटेनियम होता है, और टाइटेनियम वो मटेरियल है जिससे कि स्पेसक्राफ्ट बनाए जाते हैं, जो कि मून पे जाते हैं, या फिर एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, या फिर मिसाइल्स बनाई जाती हैं, जिसकी खासियत ये है कि वो इतना लाइट मटेरियल है, बहुत लाइट, बट बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। ये तो इसकी स्पेशलिटी है ही कि बहुत लाइट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और इसकी खासियत ये है कि ये रस्ट नहीं होता या फिर इसमें जंग नहीं लगती, इसलिए ये बहुत ज्यादा बायो इनर्ट होता है। यह इसका मतलब है कि शरीर से रिएक्शन नहीं करता बिल्कुल भी। तो शरीर में डालने के बाद इसका कोई रिएक्शन शरीर में नहीं होता, और ये बहुत 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 सेफ होता है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि क्या इम्प्लांट कभी निकालने की भी जरूरत पड़ती है? तो देखिए, अगर आपकी सर्जरी ट्रॉमा के लिए हुई है और अगर आपका ट्रॉमा स्टेबल है, तो कुछ सर्जरीज में, स्पेशली यंग पेशेंट्स में, अगर हमने मल्टी लेवल पे सर्जरी करी है तो इम्प्लांट को इस सर्जरी के 1-1.5 साल बाद या 2 साल बाद निकाला जा सकता है। हालांकि ज्यादातर पेशेंट्स इम्प्लांट निकलवाते नहीं हैं, और कई सारे पेशेंट्स में इम्प्लांट निकलवाने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। और ट्रॉमा के केस के अलावा अगर डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस है या टीलिप सर्जरी हुई है, उसमें इम्प्लांट निकलवाना रेकमेंडेड नहीं होता। तो क्या स्क्रू और इम्प्लांट सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इम्प्लांट और स्क्रू हर पेशेंट में जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है। आप कई बार नस को सिर्फ एंडोस्कोप की मदद से साफ करके आ सकते हो, आपको जरूरत नहीं है कि आप सर्जरी करो। अगर बड़ा डिकम्प्रेशन भी करना है तो अगर आप ओपन या माइक्रोस्कोप से नहीं, एंडोस्कोप से करोगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको इम्प्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, अगर स्पाइन पूरी तरह अनस्टेबल हो चुकी है तो हो सकता है इम्प्लांट लगाना पड़े, और आजकल इम्प्लांट को मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से लगाया जा सकता है और एंडोस्कोप की मदद से नस को साफ किया जा सकता है। तो ये दोनों सर्जरी मिला के बहुत छोटी होती है,
है, पेशेंट नेक्स्ट डे चलने लगता है और नेक्स्ट डे जनरली डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो यदि आपके डॉक्टर इस बारे में बता रहे हैं कि इम्प्लांट लगाना पड़ेगा या इम्प्लांट जरूरी है, आपकी स्पाइन अनस्टेबल है, एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी दिख रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो डरिए मत। इम्प्लांट इतनी रिस्की बात भी नहीं है कि नहीं लगा सकते, और इम्प्लांट लगाने के बाद भी लाइफ बहुत कंफर्टेबल और अच्छी होती है। और जो भी डॉक्टर है, हर डॉक्टर अपने पेशेंट का भला ही चाहता है। तो अगर आपके डॉक्टर कुछ ऐसा रिकमेंड कर रहे हैं तो ट्रस्ट करिए, इलाज कराइए, डरिए मत, क्योंकि इतने दिन से तो आप दर्द झेल ही रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी को दर्द लंबा झेलना पड़े, और स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स खराब नहीं हैं। तो आप अपने स्पाइन सर्जन पे भरोसा करिए, इलाज कराइए, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो स्पाइन सर्जन आपके नियरेस्ट हैं वही बेस्ट डॉक्टर हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली ही आएं या मुंबई ही जाएं या किसी बड़ी जगह में जाएं। आपके नियरेस्ट स्पाइन सर्जन है, उनसे आप प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, इलाज करिए, आप ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप जरूर ठीक होंगे।